Jai Hind students, today we are going to discuss on class 12th NCERT chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये चीज नोट रखना। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड की, तो दोनों ही बोर्ड में हर साल इस चैप्टर के थ्रू न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इस चीज को नोट रखना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकंड वन, अगर हम बात करें कंपटीशन एग्जाम की, तो कंपटीशन एग्जाम लाइक नीट, मेंस, ठीक है, बहुत से ऐसे और भी कंपटीशन एग्जाम है। ठीक है, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में नीट और मेंस जैसे इस एग्जाम में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से ऑब्वियस आते 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आने के चांस रहते हैं। तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखना। इस साल भी 2023 नीट के अंदर 2023 नीट के अंदर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आए थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पूरे चैप्टर की पीपीटी तैयार कर रखी है, सिर्फ आपको गो थ्रू करना है चैप्टर को। और हर स्लाइड को, जैसे मैं वन बाय वन स्लाइड को मूव करूंगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। ठीक है, तो उससे आपके नोट्स बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, तो बात करते हैं इलेक्ट्रो वर्ड से पहले। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या जनरेट होती है? यहां पर जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर क्या होती है? केमिस्ट्री के अंदर होती है केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या जनरेट होती है? केमिकल रिएक्शंस के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। तो थ्रू आउट पूरे चैप्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को स्टडी करना है। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर आपको ये चीज स्टडी करनी है कि कैसे कैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं, और कैसे एक केमिकल एनर्जी को वापस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इनका इंटर कन्वर्जन पढ़ना है हमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और केमिकल एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनका इंटर कन्वर्जन हमें स्टडी करना है पूरे चैप्टर में। देखिए, बात करते हैं एक एग्जांपल से। मेरे पास एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, हम जनरल लाइफ को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे सामने, ऑब्जर्व करना इस चीज को। क्या जनरली तुम टीवी देखते हो? जनरली आज के टाइम में देखो मोबाइल फोन हम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन कभी कभार हम टीवी भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो टीवी के अंदर होता क्या है, ये जैसे आपकी एलईडी है, ठीक है, ये आपकी एलईडी है। मान लो आपको टीवी का कोई चैनल चेंज करना है। चैनल चेंज करना तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे रिमोट का। किसका यूज करोगे? रिमोट का। रिमोट के अंदर क्या होता है ऐसा? रिमोट के अंदर रिमोट के अंदर यहाँ पर कुछ बटन्स लगे होते हैं। ठीक है, ये कुछ बटन्स लगे हुए हैं रिमोट के अंदर। और आपने चीज बहुत बारी चीज ऑब्जर्व की होगी कि जैसे ही आपने कोई, मान लो कोई आपने बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर रिमोट के अंदर एक लाइट स्पॉट जनरेट होती है। रिमोट के अंदर क्या जनरेट होती है? एक लाइट स्पॉट, रेड कलर की लाइट स्पॉट जनरेट होती है। और उसी टाइम पे टीवी के अंदर भी, एलईडी के अंदर भी एक लाइट स्पॉट जनरेट होती है रेड कलर की। ये चीज आपने बहुत बार ऑब्जर्व की होगी। तो हुआ क्या, जब आपने रिमोट को क्लिक किया, तो यहां से टीवी के अंदर क्या ट्रांसफर हुए? सिग्नल ट्रांसफर हुए। क्या ट्रांसफर हुए? सिग्नल ट्रांसफर हुए। सिग्नल के अंदर कौन होता है? सिग्नल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और बाय दी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका टीवी का चैनल क्या हो जाता है? चेंज होता है। टीवी का चैनल क्या होगा? चेंज होगा। तो मुझे बताओ टीवी के अंदर कैसा वर्क हुआ? दो तरह के वर्क होते हैं, एक होता है पीवी वर्क, एक होता है नॉन पीवी वर्क। तो टीवी के अंदर, एलईडी के अंदर नॉन पीवी वर्क होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिकल वर्क। तो आपके टीवी के अंदर कौन सा वर्क हुआ? इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ। और इलेक्ट्रिकल वर्क होने की वजह से आपका टीवी का चैनल क्या हो गया? चेंज हुआ। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब कि क्या जनरेट हुई होगी इसके अंदर? ऑब्वियस बात है, इसके अंदर क्या जनरेट हुई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई है। इसके अंदर क्या जनरेट हुई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आई? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई ड्यू टू रिमोट। और रिमोट के अंदर कौन होता है? सेल होता है। और सेल के अंदर क्या होती है? आपको ये चीज याद होगी, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर एक ग्रेफाइट की रोड होती है। उस ग्रेफाइट की रोड के आसपास पूरे में क्या होता है? यहाँ पर केमिकल्स होता है। क्या होता है? केमिकल्स होता है। तो ये जो ग्रेफाइट की रोड, ये जो आपका सेल है, इस सेल के अंदर आपके पास क्या फील कर रखा है? आपने केमिकल फील कर रखा है। उस केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से यहाँ पर क्या जनरेट हुई होगी? केमिकल एनर्जी जनरेट हुई। उस केमिकल एनर्जी की हेल्प से यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुआ। तो क्या किया आपने? आपने सेल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देखा। जनरल लाइफ में ऑब्जर्व किया इस चीज को। तो बहुत
चैप्टर पूरा जनरल लाइफ के रिलेटेड है, कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप मोबाइल फोन यूज करते हो, करते नहीं करते हो, मुझे बताओ मोबाइल फोन के अंदर क्या होता है? मोबाइल फोन के अंदर होती है बैटरी, क्या होती है? बैटरी होती है। और बैटरी के अंदर कौन होता है? बैटरी के अंदर होता है वापस केमिकल। ये अपन ने देखा है कितनी बार, अपन ने मोबाइल फोन को फूटते हुए भी देखा है। ठीक है, तो बैटरी के अंदर कौन होता है? केमिकल होता है। और देखो अब चीज मुझे बताओ, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब आप बैटरी को क्या करते हो? चार्ज करते हो। क्या करते हो आप? बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, बैटरी क्या करोगे? चार्ज करोगे। तो ये आपका बैटरी चार्जिंग चार्जर है। और चार्जर को आपने क्या किया? आपने मान लो जब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया, तब आपने इसको मोबाइल फोन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तब आपने इसको मोबाइल फोन से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो यहां से क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, और बैटरी के अंदर, मोबाइल फोन की बैटरी के अंदर क्या होगी? वो स्टोर होगी। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके सर्किट के थ्रू क्या आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। बताओ मुझे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोबाइल फोन के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही होगी? केमिकल्स के अंदर स्टोर हो रही है। और केमिकल्स के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना? तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। और जब मैं मोबाइल फोन को यूज करूंगा, जब मैं अप्लायंस को यूज करूंगा, तो वापस मेरी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब मेरी सारी सारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मेरा मोबाइल फोन वापस क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। उसे वापस क्या करूंगा? चार्ज करूंगा। और जब मैं चार्ज करूंगा, तो वापस मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जनरल से ये एग्जांपल है, दो एग्जांपल हमने देखे, और थ्रू आउट पूरे लाइफ के अंदर हम बहुत से ऐसे एग्जांपल देखते हैं कि जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन पोर्शन अब कंप्लीट होता है। अब मुझे बताइए आगे, जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर स्टोर किया, जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो आपने ऑब्वियस बात है किसी मीडिएटर का यूज किया। और मीडिएटर कौन आपका? वो एक डिवाइस है। वो डिवाइस कौन है आपका? वो डिवाइस आपका सेल या फिर बैटरी। वो डिवाइस कौन है? सेल या फिर बैटरी है। तो अब बताइए मुझे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या होती है? सेल होती है, बैटरीज होती है। इनका ही यूज होगा। अगर ये है तो कन्वर्ट होगी, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा इसी के ऊपर है कि दो टाइप के सेल होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, यहाँ देखिए, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? दैट सेल्स अ डिवाइस which is used to interconvert chemical and electrical energy into each other। क्या कहता है? वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे के अंदर क्या करता है? इंटर कन्वर्ट करता है। एक दूसरे के अंदर क्या करता है? इंटर कन्वर्ट करता है। उन सारे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं। देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ सेल्स स्टूडेंट्स। दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है आपके पास गैल्वेनिक सेल। एक क्या होता है? गैल्वेनिक सेल। और एक क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों ही सेल के मैंने डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए आपको, आप आराम से इनको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि आगे जाके हम गैल्वेनिक सेल को पूरे अभी आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? एक वो डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, और ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए, दो सेल है तो ऑब्वियस बात है दोनों की वर्किंग भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो देखते हैं दोनों की वर्किंग को और बात करते हैं आगे। और देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है? डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। भाई हमने दो सेल की बात की सर यहाँ पर, तो दोनों सेल में कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। क्या डिफरेंस है? तो देखते हैं। पहला है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, और दूसरा क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर गलती से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख दिया है, इसे सही कर दीजिएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सही कर दीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए, तो दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है मेरा? गैल्वेनिक सेल के लिए इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहता है गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल क्या काम आता है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी को जब मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है, केमिकल एनर्जी को जब मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है, तब मैं किसका यूज करता हूँ? गैल्वेनिक सेल का यूज करता हूँ। तो मुझे बताओ, अगर गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर देगा।
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। समझ में आता है फर्स्ट पॉइंट? गैल्वेनिक सेल किसके लिए यूज आता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसके लिए यूज आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल का सेकंड पॉइंट देखिए, डिफरेंस क्या कहता है? डिफरेंस क्या कहता है इसका सुनना। गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या हो रही है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो मुझे बताओ, अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो देखो केमिकल एनर्जी कहां से जनरेट होती है? केमिकल एनर्जी जनरेट होती है केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। किसकी वजह से जनरेट होती है? केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। तो मुझे बताओ, केमिकल एनर्जी खुद से किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। खुद से किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब कि केमिकल रिएक्शंस भी क्या हो रही होगी? सेल्फ हो रही होगी। कैसे हो रही होगी? सेल्फ हो रही होगी। और जो रिएक्शन सेल्फ होती है, उन रिएक्शन को क्या कहते हो आप? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हो। क्या कहते हो? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो रिएक्शन सेल्फ होती है, खुद से होती है, उन्हें क्या कहता हूं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो रिएक्शन खुद से नहीं होती है, उनको करवाने के लिए बाहर से अगर मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, तो उन्हें क्या कहता हूं मैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना इन बातों को। क्या कह रहा हूं मैं? केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो सेल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी क्या हो रही है? खुद से वर्क कर रही है। सेल रिएक्शन खुद से हो रही है, सेल्फ हो रही है। अगर सेल्फ हो रही है, मतलब कि सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? जनरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज, भाई करंट जनरेट होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है तो करंट जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज ड्यू टू अकरेंस ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेल। सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो इसी के अपोजिट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? तो ऑब्वियस बात है, कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होती, वो होती है जो खुद से नहीं होती, जो सेल्फ नहीं होती है। अगर ये सेल्फ नहीं हो रही होगी, तो इनको करवाने के लिए आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। और बाहर से मैं एनर्जी किसकी फॉर्म में देता हूँ? बाहर से मैं एनर्जी देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में देता हूँ? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और जब मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, तो मतलब मैं कौन सी एनर्जी दे रहा हूँ? मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूँ। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल बैटरी। मतलब कि एक रिएक्शन खुद से नहीं हो रही है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको प्रोसेस करवाना है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए आपने बाहर से एनर्जी दी। और बाहर से एनर्जी आपने किसकी फॉर्म में दी? एक्सटर्नल बैटरी से दी। किसकी फॉर्म में दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दी। तो आपने एक्सटर्नल बैटरी से क्या दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या हुई? केमिकल रिएक्शन हुई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो बात समझ में आ रही है? गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है? गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अब थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं। क्या कहता है थर्ड पॉइंट मेरा? देखो, किसी भी सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। सेल के अंदर जनरली दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। इनको एनोड या कैथोड कहते हैं। तो याद रखना है, मैं अभी बता रहा हूं, प्रूव कर दूंगा बाद में जाके। एक होता है एनोड और कैथोड। तो देखो गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड हो जाएगा पॉजिटिव, कैथोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो कोई भी एक याद, आपको याद रखना, आपको दोनों याद नहीं रखने हैं। सिंपल सा एक चीज याद रखना, गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड कैसा होगा? गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड होगा नेगेटिव, और कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और उसी का अपोजिट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, कैथोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी याद रख लेना, बाद में आगे चल के मैं प्रूव कर दूंगा क्यों गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव आया और क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव ही आया है। इस चीज को हम बाद में जाके हम प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, अभी बस याद रख लीजिए आप। चलिए एक और बात कर रहे हैं अपन। देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, डिफरेंस है, याद रखना है। कोई एग्जाम में पूछने नहीं वाला कभी, लेकिन याद रखना होता है। देखो कुछ एग्जाम्पल की बात करो। अच्छा, उससे पहले एक दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है। गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है कि एनोड एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन होगी। और कैथोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन होगी। याद रखना, एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। हमेशा इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं। चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर रहे हैं। और देखिए मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल रखे हुए हैं। इमेजेस को देख के आपको देखो ड्यूरा सेल्स लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? मैंने ड्यूरा सेल लगाया है। ठीक है, तो देखिए ड्यूरा सेल्स है। सेल के अंदर क्या होता है? दिख रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो उधर पीछे साइड क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। और ये पॉइंट है। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड होती है इसके अंदर, ये जिंक की नोड होती है। देखो यहाँ पर क्या होता है?
यहाँ पर एक रोड होती है, इसके अंदर रोड क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, रोड होगी, उसके अंदर क्या फील क्या होगा, केमिकल फील क्या होगा। उस केमिकल एनर्जी को जब इस बैटरी को मैं सेल को जब मैं रिमोट के अंदर या किसी टॉर्च के अंदर बोल दो आप, वॉल क्लॉक के अंदर बोल दो, कहीं भी आप लगा रहे हो, तो आपकी केमिकल एनर्जी यहाँ पर आपको क्लियर दिखता है कि इसके अंदर की जो केमिकल्स है, इसके अंदर जो केमिकल्स है, वो केमिकल्स खुद से रिएक्शन करते हैं, और खुद से रिएक्शन करते हैं मतलब कौन सी रिएक्शन देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देते हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हेल्प से आपकी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, फिर ये दूसरा एग्जांपल लिया है, देखो मैंने यहाँ पर नोकिया की बैटरीज ली है, अपन ने बहुत यूज की है छोटे थे अपन। तो ये बैटरीज जब डिस्चार्ज हो जाती है तब आप इसे क्या करते हो, चार्ज करते हो, आप इसे क्या करते हो, चार्ज करते हो। चार्ज करो तो आप क्या दे रहे हो, इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जब मैं इस बैटरी को जब वापस मोबाइल फोन के अंदर यूज करूंगा, मोबाइल फोन को जब मैं यूज करूंगा, तो बैटरी की वापस केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल लाइफ में ये सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो यही मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर बेटा टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मुझे एक नॉलेज मिलता रहे कि हाँ टॉपिक आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में आप रिव्यूज भी दे सकते हो आप वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं गैलोनिक सेल की, विच इज फर्दर नोन एज वोल्टाइक सेल। याद रखना, गैलोनिक सेल को हम क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल कहते हैं। और गैलोनिक सेल के अंदर हमें एक टाइप ऑफ सेल पढ़ना है जिसे हम कहते हैं डेनियल सेल। ठीक है, तो गैलोनिक सेल के अंदर एक टाइप आता है डेनियल सेल। क्या होता है डेनियल सेल, it is made up of zinc and copper electrode, the cell which is made up of zinc and copper electrode which is known as Daniell cell। ठीक है, तो देखो बेटा, हमने बात की थी कि गैलोनिक सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो दो टर्मिनल है एनोड और कैथोड, तो एनोड और कैथोड कौन बनेगा, डेनियल सेल के अंदर जिंक एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। जब एक सेल के अंदर जिंक एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा देंगे, तो सेल को क्या नाम दे देंगे हम, डेनियल सेल नाम दे देंगे। तो जिंक एंड कॉपर में से कौन बनेगा एनोड और कौन बनेगा कैथोड, तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। आराम से सुन लेना एक बार सीरीज को, क्या है सीरीज, एक ट्रिक है सीरीज को याद रखने की। सीरीज कहती है केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और यहीं से वापस आती है हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आप। क्या कहती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज की ये ट्रिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कौन मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन मेटल लो रिएक्टिव है, कौन मेटल हाई रिएक्टिव है और कौन मेटल लेस रिएक्टिव है। ये कौन बताता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। जो मेटल अबव लाई करेगा वो तो हाई रिएक्टिव, और जो मेटल बिलो लाई करेगा वो लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये याद ना, जो मेटल बिलो लाई करेगा वो लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और हाई कोर्ट है आप। क्या है केदार से, के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर वापिस कॉपर, मरकरी, एजी, एयू, पीटी। तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज थी। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ये कहती है कि जो मेटल अबो लाई करता है, जो मेटल अबो लाई करता है वो हाई रिएक्टिव है, जो मेटल बिलो लाई करता है वो लेस रिएक्टिव है। तो मुझे बताओ, जिंक एंड कॉपर में से अबो लाई कौन कर रहा है, दिख रहा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक मेटल कॉपर से पहले आता है। तो मतलब जिंक मेटल क्या हो गया, हाई रिएक्टिव हो गया। क्या हो गया, हाई रिएक्टिव हो गया। जिंक मेटल कैसा हो गया, हाई रिएक्टिव हो गया। और कॉपर मेटल कैसा हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। अगर जिंक मेटल हाई रिएक्टिव है, जिंक मेटल हाई रिएक्टिव है, तो इट हैज हाई टेंडेंसी, इट हैज हाई टेंडेंसी टू लूज टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। अगर जिंक मेटल हाई रिएक्टिव है तो इट हैज हाई टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन।
और जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और वो कौन बनता है, एनोड। तो क्लियर हो गया ये कि जिंक मेटल क्या बनेगा, एनोड बनेगा। क्यों बनेगा एनोड, क्योंकि जिंक मेटल मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से अबोव लाई करता है, इसलिए जिंक मेटल हाई रिएक्टिव है, इसलिए जिंक मेटल क्या बनेगा, एनोड बनेगा। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो it has tendency it has tendency to accept एन इलेक्ट्रॉन। तो जिंक मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और कॉपर अपने आप क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। तो क्लियर हो गया कि डैनियल सेल के अंदर जिंक मेटल एनोड बनता है और कॉपर मेटल क्या बनता है, कैथोड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? ओके, चलिए अब देखिए आगे। ये देखिए गैल्वेनिक सेल बना रखा है, ठीक है। क्या कहता है गैल्वेनिक सेल, देखिए ये जिंक मेटल की रॉड है और ये कॉपर मेटल की प्लेट है। जिंक पे लिखा हुआ है, जिंक क्या बना हुआ है, एनोड, और कॉपर क्या बना हुआ है, कैथोड। ठीक है, अच्छा। तो ये पूरा सेल होता है, सेल का रिप्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर में अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार सेल को देख लीजिए। इस जिंक मेटल जिंक की जो प्लेट है, जिंक प्लेट को जिंक के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसोल्व किया है, और कॉपर की प्लेट को कॉपर के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसोल्व किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी मेटल होगी उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरा मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वरना वो रिएक्शन में इंटरफेयर करता है फिर। ठीक है, इसलिए जिस भी मेटल की रॉड है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन अपन हमेशा यूज करते हैं। ठीक है सर, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब ये है पूरा गैल्वेनिक सेल, और अब सेल रिएक्शन को हमें स्टडी करना है, पूरे गैल्वेनिक सेल को स्टडी करना है कि वो कैसे वर्क करता है। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट एनोड से, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट एनोड से। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मुझे बताओ, एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे कौन है, जिंक है। तो देखो एनोड पे दो चीजें, एक तो है जिंक, एक है जिंक, और एक है ZnSO4। अब मुझे बताओ, जब ये ZnSO4 इसको जब मैं सॉल्यूशन में डिसोसिएट करूंगा, ZnSO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसे जब आप वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो तो डिसोसिएट होता है Zn+2 आयन में और SO4 2 माइनस आयन में। ठीक है, इसी तरह से कॉपर सल्फेट को जब तुम वाटर के अंदर डिसोसिएट करते हो तो ये डिसोसिएट होगा Cu+2 आयन में एंड SO4 2 माइनस आयन में। तो सॉल्यूशन के अंदर जितना Zn+2 है, मतलब कि Zn+2 भी होगा और SO4 2 माइनस भी होगा। इस सॉल्यूशन में कॉपर+2 भी होगा और SO4 2 माइनस भी होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करना सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन कैसा हुआ, इलेक्ट्रिकली, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ। अगर सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ। दोनों ही सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब जिंक की बात कर रहा हूँ, जिंक मेटल की रॉड है, जिंक पे सॉरी एनोड है, एनोड पे दो चीजें, एक है जिंक है और एक है Zn+2 है। एनोड पे दो चीजें, एक है Zn और एक है Zn+2। मुझे बताओ, जिंक जिंक और Zn+2, जिंक एंड Zn+2 दोनों में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना कौन प्रीफर करेगा, दोनों में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना कौन प्रीफर करेगा। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, जिंक करेगा। तो जिंक मेटल, जिंक सॉलिड दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जिंक मेटल दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और Zn+2 की फॉर्म में कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। जिंक मेटल दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और Zn+2 के अंदर कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन चला जाएगा। तो ये एनोड के ऊपर जिंक है, ये मेटल की रॉड है, ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और Zn+2 की फॉर्म में कहां हो गया, सॉल्यूशन में चला गया। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, देखो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए एनोड पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और इसी के रेस्पेक्ट में कैथोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात की थी स्टार्टिंग में कि एनोड पे नेगेटिव होता है, कैथोड पे पॉजिटिव होता है। क्यों होता है गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव, क्योंकि एनोड पर जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर एट कैथोड बाई, ट्रांसफर एट कैथोड बाई दी वायर। और वायर क्या आपका एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ पर वायर क्या आपका एक्सटर्नल सर्किट है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है वायर। अब ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो गए कैथोड पे। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन पहुंचे, देखो कैथोड पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन पहुंचे। अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो कैथोड पे दो चीजें, एक तो है कॉपर, एक है कॉपर और एक है कॉपर+2। बताओ मुझे, कॉपर और कॉपर+2 दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, दिख रहा है
कॉपर और कॉपर प्लस टू में से इलेक्ट्रॉन का गेन वो करेगा जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, कॉपर प्लस टू है। तो कॉपर प्लस टू सॉल्यूशन का कॉपर प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो वायर के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में जाके इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो ये कॉपर प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएगा, डिपोजिट होगा। तो धीरे धीरे कॉपर की रोड पे, सॉल्यूशन में से कॉपर प्लस टू कॉपर की रोड पे जाके क्या होगा, डिपोजिट होगा। तो ये रोड धीरे धीरे कैसे हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और यहां से जिंक कहां जा रहा है, जिंक जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 की फॉर्म में। तो ये मेटल की रोड धीरे धीरे क्या होगी, थीन होगी, ठीक है, कोरोड होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा क्या हुआ, आराम से बात करते हैं वापस। देखो देखो वापस बात करते हैं, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे जिंक मेटल Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में गया, 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर हुए और कैथोड पे जाके रीच हुए, ठीक है। कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में जाके इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ, एनोड से। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड से कहां हुआ, कैथोड हुआ। तो बताओ मुझे, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी। अगर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो करंट जनरेट हुई, और करंट जनरेट हुई मतलब सेल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सेल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो सिंपल सी वर्किंग है, समझ में आता है। अब बात करते हैं इसकी। देखिए ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ। तो अगर मुझे तुमसे पूछनी है नेट सेल रिएक्शन, मुझे तुमसे पूछनी है नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं हम, दोनों ही सेल रिएक्शन को ऐड करते हैं। दोनों सेल रिएक्शन क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। और जब भी सेल रिएक्शन को आप ऐड करोगे तो ये चीज याद रखना कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होना चाहिए, सेम। तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो जो भी बच गया उसे लिखो, क्या बचा, जिंक सॉलिड plus copper plus 2 aqueous gives you Zn plus 2 aqueous plus copper solid। ये क्या हुई आपकी नेट सेल रिएक्शन। और नेट नेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। और या फिर इसे बोलो आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। 2 मोल, क्योंकि इसको पर मोल के लिए पढ़ रहे हैं, जिंक और कॉपर को पर मोल के लिए पढ़ोगे। 1 मोल जिंक ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। पक्का समझ में आ रहा है। तो ये तो क्या हुई गैलोनिक सेल की वर्किंग। लेकिन अब गैलोनिक सेल की वर्किंग में एक प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, बात कर रहे हैं इसको यहाँ पर। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं कुछ चीजें, मुझे जगह चाहिए यहाँ पर। देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब होता है, जब जिंक मेटल Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ, और Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। उस टाइम पे सॉल्यूशन कैसा था, न्यूट्रल था। अब क्या होगा, मान लो एक जिंक आया, फिर दूसरा जिंक आया, तीसरा जिंक आया, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन में कौन से चार्ज बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं। अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज के कंपेरेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो सॉल्यूशन अपने आप कैसा हो जाएगा, अपने आप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सॉल्यूशन अपने आप कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में से कॉपर प्लस टू जाकर इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपोजिट हो रहा है। तो सॉल्यूशन में कौन बढ़ रहा है, अपने आप नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। कैसा हो चुका है, नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो अब मुझे बताओ, अगर एक सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने देंगे, क्या ये क्वेश्चन क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने देंगे, क्यों होने नहीं देंगे, या होने देंगे। तो देखते हैं चीजों को। अगर जिंक Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा है, वापस जिंक Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आया, तो सॉल्यूशन ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्या पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, क्या ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि अब मेरा जिंक Zn+2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर जिंक Zn+2 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करेगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो करंट जनरेट नहीं होगी। मतलब सेल की वर्किंग क्या हो गई, रुक गई। सेल की वर्किंग क्या हो गई, रुक गई। ऑब्वियस बात है, आप एक मार्केट से सेल लेकर आए, 2 दिन उस सेल को यूज किया और तीसरे दिन वो बंद हो गया। तो सेल की वर्किंग तो बहुत कम होगी ना, सेल की लाइफ क्या होगी, कम होगी। तो सेल की लाइफ को इंक्रीज करना है मुझे। अब मुझे सेल की लाइफ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो सेल की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट बीज ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट बीज ऐड करते हैं।
सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, तो देखिए क्या हुआ, सॉल्यूशन कैसा हो चुका था, ये सॉल्यूशन हो चुका था पॉजिटिवली चार्ज, और ये सॉल्यूशन कैसा हो चुका था, नेगेटिवली चार्ज। जैसे सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये अब Zn+2 आयन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो करंट जनरेट नहीं हो रही है, करंट जनरेट नहीं हो रही है। तो करंट जनरेट करनी है हमें करंट क्या करनी है, जनरेट करनी है, बल्कि हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज का ऐड किया। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लाइक केसीएल। अब ये जो केसीएल है ये डिसोसिएट होगा के प्लस और सीएल माइनस में। ये केसीएल क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयंस में। अब मुझे बताओ, अगर ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, अगर मुझे सॉल्यूशन को देखो, मुझे यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर होंगे, जब सॉल्यूशन कैसा हो जाए, ये न्यूट्रल हो जाए। सॉल्यूशन कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर तुम क्या ऐड करोगे, नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे। तो केसीएल में से नेगेटिव आयंस इस एनोड वाले कंपार्टमेंट में क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। एनोड वाले कंपार्टमेंट क्या करूंगा, ऐड करूंगा। और पॉजिटिव आयंस कैथोड वाले कंपार्टमेंट में ऐड करूंगा। अब मुझे बताओ, सॉल्यूशन में जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐड करूंगा मैं, तो ये सॉल्यूशन जो पॉजिटिव चार्ज था इसमें जैसे नेगेटिव चार्ज ऐड किया, ये कितना हो गया, न्यूट्रल। ये सॉल्यूशन जो नेगेटिवली चार्ज था इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज ऐड किया, तो ये भी कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल। और जैसे ही सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ, क्या जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा, जैसे सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ, क्या जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा, हाँ ऑब्वियस बात है, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा। दो इलेक्ट्रॉन को ये प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर होंगे, और क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी। तो सेल की वर्किंग वापस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो सेल की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट ब्रिज ऐड करते हैं। और मेन फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, टू मेंटेन electrical neutrality of the solution, to maintain electrical neutrality of the solution। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यही पूरा सॉल्ट ब्रिज होता है और गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल की वर्किंग यही होती है। देखिए सॉल्ट ब्रिज के ऊपर और भी चीजें लिखी है अपने, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है स्टूडेंट, इट इज जस्ट जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर अगर और जिलेटिन। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज अ जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एक पेस्ट होता है किसके अंदर, अगर अगर या फिर जिलेटिन के अंदर। देखो अगर अगर और जिलेटिन केमिकल्स होते हैं, अगर अगर और जिलेटिन केमिकल्स होते हैं विच इज वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। अगर अगर और जिलेटिन को हम रेड एल्गी से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर क्लोजअप अगर देखा हो, क्लोजअप टूथपेस्ट को अगर देखा हो, तो उसके अंदर जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट के अंदर रेड कलर का टूथपेस्ट होगा और उसके अंदर व्हाइट कलर की स्ट्रिप होती है, पूरे के अंदर व्हाइट कलर की स्ट्रिप चिपकी हुई होती है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर सॉल्ट एक पेस्ट होता है अगर अगर के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। अब सॉल्ट ब्रिज का मेन काम क्या होता है, देखो ये 3 काम है इसके मेन। पहला काम क्या है इसका, पहला काम है इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज सेल के वायर वायर क्या करता है, वायर, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये देखो दो सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड है मेरे, इलेक्ट्रोड को कौन कनेक्ट करके रखता है, वायर कनेक्ट करके रखता है। तो वायर तो क्या कंप्लीट करता है, एक्सटर्नल सर्किट, और सॉल्ट ब्रिज क्या कंप्लीट करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकंड, इट मेंटेन्स electrical neutrality of the cell by providing oppositely charged ions of an inert electrolyte। वापस पढ़ो क्या कह रहा है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अभी हमने बोला था सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, बाय प्रोवाइडिंग ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एनोड वाला कंपार्टमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो चुका था, कैथोड वाला कंपार्टमेंट नेगेटिवली चार्ज हो चुका था। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से इसने क्या डाले थे, नेगेटिव आयंस डाले थे, और यहां से इसने कैथोड में क्या डाले थे, पॉजिटिव चार्ज आयंस डाले। तो ऑपोजिट आयंस प्रोवाइड करके ये सॉल्यूशन को क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करता है। और थर्ड थर्ड मेन इंपोर्टेंट है, क्या कहता है, इट अवॉइड्स इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये दोनों ही सॉल्यूशन को इंटरमिक्स होने से रोकता है, दोनों ही सॉल्यूशन को इंटरमिक्स होने से रोकता है, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशन को इंटरमिक्स होने से रोकता है, जिसकी वजह से इनका जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने वाला था वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने वाला था वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। कैसे होता है, देखो ये कंटेनर, मान लो आपने एक ही कंटेनर लिया और इसके अंदर आपने लगा दी एसपीएम, क्या लगा दी, एसपीएम लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाने से क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर आपने भर दिया जिंक का सॉल्यूशन,
यहाँ भर दिया आपने कॉपर का सॉल्यूशन, तो जिंक का सॉल्यूशन भरा, तो ये सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका था, और ये सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा हो चुका था, नेगेटिवली चार्ज हो चुका था। तो एसपीएम के आसपास क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आके कलेक्ट होंगे, और यहाँ पर कौन से चार्ज आके कलेक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज आके कलेक्ट होंगे। तो दो एक टर्मिनल पे दो ऑपोजिट चार्ज अगर आके कलेक्ट होंगे, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। उसे क्या कहते हैं अपन, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्रिएट नहीं करना है, इसे मिनिमाइज करना है, इसलिए हमें दोनों ही कंटेनर को क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। दोनों ही कंटेनर को क्या करना पड़ता है, अलग अलग, और दोनों ही कंटेनर को कांटेक्ट में भी रखना है, सॉल्यूशन को कांटेक्ट में भी रखना है, इसलिए हम क्या मिलाते हैं, इसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं। पक्का समझ में आ रहा है? पक्का इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना कि ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो लिक्विड जंक्शन सॉरी सॉल्ट ब्रिज के तीन फंक्शन हो गए। इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बाय प्रोवाइडिंग ऑपोजिट चार्ज आयंस, और अवॉइड करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को भी, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हैं, आखिर उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसे होना चाहिए, both the ions should not participate in any of reaction at anode or cathode। आपने जो के सेल मिक्स किया था, जो डिसोसिएट के के प्लस और सेल माइनस मिला था, ये जा रहा था एनोड में और ये क्या जा रहा था, कैथोड में। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सेल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए तो इन्हें क्या बोलते हो आप, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, ताकि ये सेल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट याद रखना है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट आपको यूज करने हैं जो सेल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करो। सेकंड सेकंड क्या कहता है, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम। जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है, उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम क्यों होनी चाहिए, देखिए आपके पास ये सॉल्ट ब्रिज है, जैसे आपके पास ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, ठीक है, और ये आपने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब ध्यान से समझना, सॉरी 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 सॉरी, डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है। वापिस बना रहे डायग्राम। ये आपने इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज मिला दिया, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज से क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या देता है, ऑपोजिट आयंस देता है। मान लो कि यहां से Cl माइनस आ रहा है, और यहां से क्या आ रहा है, K प्लस आ रहा है। मैं बोलता हूं कि एक सेकंड में 10 Cl माइनस आयंस जा रहे हैं एनोडिक कंपार्टमेंट में, और एक ही सेकंड में, उसी पर्टिकुलर एक सेकंड में सिर्फ 3 पोटेशियम आयंस जा रहे हैं कैथोड में। तो मुझे बताओ, क्या सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाएगा क्या, यहाँ पर तो 10 आयन आ रहे हैं और यहाँ पर 3 आयन आ रहे हैं सिर्फ, तो क्या ये न्यूट्रल हो पाएगा, क्या न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन वापस नहीं हुई, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करनी है, मेंटेन करनी है। इसलिए दोनों ही आयंस की स्पीड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब कि पर्टिकुलर गिवन 1 सेकंड में अगर 10 Cl माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ भी 10 पोटेशियम आयन जाने चाहिए, तो ही सॉल्यूशन क्या होगा, पूरा पूरा न्यूट्रल होगा। यही क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का टॉपिक यही था कि गैल्वेनिक सेल की वर्किंग क्या होती है। अब रुकना, वेट, अभी और भी चीजें बाकी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग राउंड की। अब पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसरिंग को, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, आज जो भी पढ़ा है अपन ने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, आपको वन बाय वन सबके आंसर देने हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहता है, जिंक कैन डिस्प्लेस, जिंक कैन डिस्प्लेस, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी सोडियम फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जिंक इन चारों में से किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो इन चारों में से जिंक उसे डिस्प्लेस करेगा जिनसे जिंक क्या हो, हाई रिएक्टिव, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को, लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है, मतलब कि जिंक क्या होनी चाहिए, हाई रिएक्टिव होनी चाहिए। तो जिंक इन चारों में से जिससे भी हाई रिएक्टिव होगा, उसमें से उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद करो क्या थी, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता, है, और फिर क्या था, हाई, कोट, है, आप, AgAu PT, ठीक है। अब देखो ये जिंक मेटल है, ठीक है, ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम और कॉपर। बताओ, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये खुद हाई रिएक्टिव है, ये खुद हाई रिएक्टिव, मतलब कि जिंक लो रिएक्टिव हो गया। अगर जिंक लो रिएक्टिव हो गया तो ये इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो जिंक
कॉपर से वो लाइक रहा है, जिंक कॉपर से वो लाइक रहा है, मतलब कि जिंक कॉपर से क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो हाँ, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये योर आंसर, चेक लीजिए ना आप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे मुझे करें। सेकंड स्लाइड, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विथ अगर अगर इज यूज टू मेक सॉल्ट ब्रिज। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यूज किया आपने पोटेशियम नाइट्रेट का अगर अगर के अंदर सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए, क्यों यूज किया आपको ये बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, साइज ऑफ पोटेशियम आयन ग्रेटर देन दी नाइट्रेट आयन। नहीं, साइज पोटेशियम आयन की नाइट्रेट आयन से ग्रेटर देन नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना, नाइट्रेट आयन की साइज ज्यादा बिगर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड वन क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट आयंस ग्रेटर देन दी पोटेशियम आयन। नहीं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ के प्लस एंड NO3 माइनस आर नियरली सेम। के प्लस और NO3 माइनस आयन की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हियर इज योर आंसर, चेक लेना आप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड में मुड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉल्ट बीच कंटेन्स, क्या कहता है, अ सॉल्ट बीच कंटेन्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl एंड अगर अगर। ओके, ऑब्वियसली ये भी सही लाइन है। अ सॉल्ट बीच कंटेन्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड अगर अगर, हाँ ये भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड अगर अगर, ये भी क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की जैसे बिहेव करता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे मुझे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैलोनिक सेल। गैलोनिक सेल के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियस है, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड को भी देख लेते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, नहीं गलत है। इट कन्वर्ट्स मेटल फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट टू कंबाइन फ्री स्टेट टू कंबाइन स्टेट, नहीं ये भी क्या है, गलत है। फोर्थ, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोलाइट, नहीं इलेक्ट्रोलाइट को भी कन्वर्ट नहीं करता है, तो ये भी क्या है, गलत है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आपको सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताना है, और सॉल्ट ब्रिज का एक ही फंक्शन होता है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, यही है सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल। यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, हियर इज योर आंसर, चेक लेना, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। स्टार्टिंग की है, जरूर बताना कि फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा, रिव्यू देना इसके ऊपर, ताकि मैं और भी आगे लेक्चर आपके लिए बना सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।